अलंकार के साथ साथ यदि आपने पद परिचय का अच्छा अभ्यास किया है, वाक्य और वाच्य का अच्छा अभ्यास किया है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। मुश्किल से मुश्किल देश, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, वक्रोक्ति, काक वक्रोक्ति इत्यादि है। 10वीं के सिलेबस में यानी कि सीबीएसई में हम पढ़ेंगे केवल श्लेष अलंकार को, कि बड़े अंधेरों हुए, ठीक है, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों हुए, कि भैया इस व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य से की जाती है या समता जो है वो किसी अन्य से की जाती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के भव्य और ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं सत्यम और मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं समरी सीरीज के अंदर। प्यारे बच्चों, चलिए आज के इस टॉपिक की चर्चा करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भाई टॉपिक क्या है, तो आप देख ही पा रहे हैं कि टॉपिक है हमारा अलंकार, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। अब भाई ये बात क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझो। देखो, व्याकरण का जो भाग है ना, व्याकरण वाले भाग में 4 चीजें आपको आनी है। पहला तो आना है वाक्य, ठीक है, वाक्य, फिर आना है आपको वाच्य, ठीक है, फिर है आपका अलंकार, अलंकार, और अलंकार के साथ ही आपको आना है पद परिचय, ठीक है, अलंकार और पद परिचय, ठीक है। अब यहां समझो, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अलंकार, जो कि परीक्षा में आता है 4 नंबर के लिए, और अलंकार जैसी सरल चीज कोई भी व्याकरण में है नहीं दूसरी, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इतनी सरल चीज है। और बेटा यहाँ ना, अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए तो आपके 4 अंक तो पक गए, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आराम से ही आपके 4 अंक जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से निपट जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर देखिए, यहाँ पर एक चीज और है बेटा, यहाँ पर ना एक तरीका और है। तरीका क्या है कि भाई कैसे हम परीक्षा में व्याकरण को हल करें। तो प्यारे बच्चों, व्याकरण को हल करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि जब भी व्याकरण आए सबसे पहले व्याकरण हल करो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उस चीज को समझो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीनी 12, 4 चौके 16, 4 टॉपिक हैं और 16 मार्क्स हैं आपके, ठीक है, कितने 16 मार्क्स हैं। और पर टॉपिक अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, अलंकार का अच्छा प्रैक्टिस किए हैं, अलंकार के साथ साथ यदि आपने पद परिचय का अच्छा अभ्यास किया है, वाक्य और वाच्य का अच्छा अभ्यास किया है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में, कितने मिनट में, 10 मिनट में आपके जो है ना वो 16 अंक जो है वो तैयार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 16 अंक तैयार हो जाएंगे। और जब परीक्षा में ना कोई चीज बनने लगती है तो कॉन्फिडेंस चरम पे आ जाता है कि अरे हाइट अब तो सब बनने लगा है। तो बस उसी क्रम के लिए, उसी सफलता के लिए, उसी कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले व्याकरण हल करना है परीक्षा में। अब चलिए बच्चा, लौटते हैं अपने मूल मुद्दे पर और बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो भैया आज हम चर्चा करेंगे अलंकार की, और अलंकार की शुरुआत में ही हम बात करते हैं कि अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार होता क्या है। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं अलंकार, अलंकार मिलके बना है 2 शब्दों से। कौन कौन से 2 शब्दों से, अलम धन कार, ठीक है। अब इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो भाई ये समझ लो कि शाब्दिक अर्थ क्या है। अलम का अर्थ है सजाना, क्या, सजाना, ठीक है, या सज्जा, सज्जा। और कार का अर्थ है करने वाला, क्या, करने वाला, ठीक है। तो भाई सज्जा करने वाला, इस तरीके से अलम धन कार का अर्थ हो जाता है सजाने वाला या सज्जा करने वाला, ठीक है। अब भाई पुनः प्रश्न आ जाता है कि क्या सजाने वाला, किसको सजाने वाला। उत्तर है कविता को सजाने वाला, कविता को सुंदर बनाने वाला। सरल शब्दों में यदि हम कहें तो हम कहेंगे कि कविता यानी कि काव्य को सौंदर्य बनाने वाले सभी तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम जो है वो अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है भैया जी। चलिए आगे बात करते हैं। तो वही बात यहाँ पर हमने बताई भी है कि काव्य की शोभा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना या सजाना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अलंकार के विभिन्न विभिन्न प्रकारों की। तो बेटा अलंकार के मुख्यतः 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला प्रकार जो माना जाता है वो माना जाता है शब्द अलंकार,
दूसरा माना जाता है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। अब जरा इन प्रकारों को समझो। जब भी शब्द के कारण, क्या शब्द के कारण कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है, काव्य की शोभा जो है वो शब्दों के माध्यम से व्यक्त होने लगती है, या शब्दों के कारण काव्य में जब भी शोभा आने लगती है वहां पर जो होता है आपका शब्द अलंकार होता है। इसी प्रकार से जब शोभा, काव्य में सुंदरता या शोभा अर्थ के माध्यम से जन्म लेती है वहां पर अर्थालंकार होता है, ठीक है। और आगे आता है उभयालंकार, जहां शब्द और अर्थ, जहां शब्द प्लस अर्थ दोनों का संयोग होता है। क्या शब्द भी होगा अर्थ भी होगा, ये दोनों चीजें होंगी, वहां पर क्या होता है आपका उभयालंकार, ठीक है। तो चलिए भैया जी, शब्द अलंकार को जब हम समझ चुके हैं, अर्थ अलंकार को हम समझ चुके हैं, तो बात करते हैं शब्द अलंकार के प्रकारों के बारे में। प्यारे बच्चों, शब्द अलंकार के जो मोटा माटी जो प्रकार कहे जाते हैं, ठीक है, जो आपको कक्षा 12 तक पढ़ने को मिलेंगे, वो 3-4 प्रकार मिलेंगे, जिनमें से अनुप्रास, श्लेष, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, वक्रोक्ति, काक वक्रोक्ति इत्यादि हैं। 10वीं के सिलेबस में यानी कि सीबीएसई में हम पढ़ेंगे केवल श्लेष अलंकार को, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि 10th सीबीएसई के सिलेबस में जो है ना, कोर्स ए में केवल श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो हम यहाँ पर श्लेष अलंकार को पढ़ रहे हैं। आइए श्लेष अलंकार को समझ लेते हैं कि श्लेष अलंकार होता क्या है। देखो, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ, ठीक है। पुनः इसका अर्थ निकलता है और प्रश्न भी होता है कि भाई क्या चिपका हुआ। तो जब भाई शब्द में अर्थ चिपका हो, और कैसा चिपका हो, एक से ज्यादा अर्थ हो, यानी कि परिस्थितिवश, संयोगवश और स्थिति के कारण किसी शब्द के एक से अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां पर जो है श्लेष अलंकार होता है। जैसे समझो इस बात को, सबसे फेमस उदाहरण इसका यही है, रहीमन पानी राखिए विन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चूर्ण। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि पानी जो शब्द है, ठीक है, वो 3 बार या 3 अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है समझो। पहले पानी का जो अर्थ निकलता है वो निकल रहा है आभा या चमक के लिए, जो कि मोती का अनिवार्य तत्व है। किसका? मोती का, ठीक है। कि मोती जो है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। बिना चमक का मोती मोती माना ही नहीं जाता है, ठीक है। फिर वही पानी जो है मनुष्य के लिए यानी कि नर के लिए, ठीक है, नर के लिए किस सेंस में प्रयोग हो रहा है? विनम्रता या गुण के सेंस में, कि भैया जब तक मनुष्य के अंदर विनम्रता ना हो, ठीक है, सज्जनता ना हो, उसे मनुष्य कहलाने का कोई हक भी नहीं है। और आगे जो है जल, उसका प्रयोग किया जा रहा है चूर्ण के सेंस में, ठीक है। चूर्ण यानी चूना और चूर्ण यानी आटा भी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं कि भाई अगर पानी ना हो तो आटे का भी प्रयोग संभव नहीं है। तो इस तरीके से पानी शब्द जो है ना, वो प्रयोग तो एक बार हुआ है पर उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण दिया गया है, जे रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, 12 उजियारो करे 12 अंधेरो होए, ठीक है। अब यहाँ समझो, 12 शब्द में क्या है कि भैया 12 का अर्थ होता है जलाना या जलना, और 12 का अर्थ होता है बाल्यावस्था। तो यहाँ पर रहीम कहते हैं कि पुत्र की गति और दीपक की गति एक जैसी होती है। जब 12 होता है यानी कि जब बच्चा का बचपना होता है, तब वो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है कि आहा हमारे घर बच्चा हुआ है। और दीपक जलाते हैं तब भी रोशनी होती, तब भी अच्छा लगता है कि देखो अंधेरा मिट रहा है। लेकिन आगे क्या कहा गया है कि बड़े अंधेरो हुए, ठीक है, 12 उजियारो करे बड़े अंधेरो हुए। कि भैया जब बच्चा जन्म लेता है अपने बचपन में तो बड़ा अच्छा लगता है, दीपक जलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाड़े यानी कि बुझ जाता है, ठीक है, और बढ़ जाता है, तब क्या हो जाता है? तब जो है ना संकट आ जाता है, तब दुख होने लगता है, क्योंकि दीपक बुझ गया तो अंधेरा आ गया। और पुत्र यदि कुपुत्र निकल गया, बुरे संस्कारों वाला निकल गया, जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे माता पिता की पीड़ा भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बाड़े शब्द के 2 अर्थ देखने को मिल रहे हैं, एक बुझना, एक बड़ा होना। 12 के भी 2 अर्थ देखने को मिल रहे हैं, जलना, जलाने पर, और बचपन में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी हमें जो है ना वो 2 अर्थ देखने को मिल रहे हैं, और इन्हीं अर्थ के कारण शब्द का प्रयोग एक बार हो रहा है, अर्थ अनेक निकल रहे हैं।
तब वहां श्लेष अलंकार होता है। बेटा ये याद रखिएगा कि शब्द एक अर्थ अनेक, जाने सो श्लेष। ठीक है, कि भाई जो ये श्लेष को जानना चाहता है उसे इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि श्लेष अलंकार में शब्द एक बार प्रयोग होता है पर उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, अनेक अनेक निकलते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले अलंकार की। तो बेटा हमारा जो अगला अलंकार है वो अर्थालंकार है। अर्थालंकार के संदर्भ में वही बात कही जाती है कि जब जो सौंदर्य है, क्या है, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा किस पर निर्भर कर रही हो, काव्य की शोभा जो है वो अर्थालंकार यानी कि अर्थ पर निर्भर कर रही हो। किस पर, अर्थ पर। ठीक है, वहां पर जो है ना अर्थालंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम अर्थालंकार के प्रकार समझते हैं। तो भैया जी अर्थालंकार के अंदर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और श्लेष मानवीकरण, अतिशयोक्ति, दृष्टांत और अन्योक्ति जैसे अलंकार आते हैं। ठीक है, और यदि कुल मिलाकर बात की जाए तो अर्थालंकार के मोटा माटी जो हैं वो 23 से भी ज्यादा प्रकार देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः हम 23 प्रकार ही मानते हैं। प्राय जो आज के समय में प्रचलन में है वो 23 ही है। हाँ, काव्य शास्त्र के अंदर तो 150 से ऊपर अलंकार कहे जाते हैं। ठीक है, और भी कई अलंकार होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी में बंद हो चुका है पर संस्कृत में वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो एक अलग विषय है। ठीक है, पर यहाँ पर जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस में मिलेंगे आपको, ठीक है, वो केवल 3 अलंकार हैं, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। ये क्लास 10th सीबीएसई का पार्ट है। ठीक है, और इन्हें ही हम पढ़ने वाले हैं। तो भैया चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्प्रेक्षा की। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है ये समझ लो जरा। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर ये कहा जाता है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, क्या की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस चीज को ये समझिए जरा आप। कैसे भैया, कि मैंने कहा मुख मानो चंद्रमा है, तो मुख क्या हो गया मेरा, उपमेय हो गया। क्या हो गया, उपमेय हो गया। ठीक है, उपमेय। ठीक है, और चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, मानो क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। अब यहाँ पर बेटा एक चीज और याद रखना कि अलंकार में, खास तौर पर उत्प्रेक्षा अलंकार में जिन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही शब्द जो है ना क्या बनते हैं, इस अलंकार का शॉर्टकट या पहचानने का तरीका बनते हैं। ठीक है, जैसे उत्प्रेक्षा के अंदर हम प्रयोग करते हैं जनु, जानो, मनु, मानो, सौ, ये आदि शब्दों का, इव और सौ का। ठीक है, तो जहां आपको ये सारी चीजें दिखाई दे, जनु जानो दिखाई दे, मनु मानु दिखाई दे, मानहु जनहु दिखाई दे, फौरन समझ जाइएगा कि वहां उत्प्रेक्षा अलंकार की चर्चा की गई है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है कि भैया जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है वहां रूपक होता है। लेकिन जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जा रही है, मैंने कहा कि चेहरा है या चांद खिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं यदि कह दूं कि चेहरा जो है वो चांद है, क्या है, चेहरा मानो चांद है। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया कि चेहरा यानी कि उपमेय की तुलना जो है वो उपमान से कर दी है। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई उपमेय क्या होता है, उपमेय यानी जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य से की जाती है या समता जो है वो किसी अन्य से की जाती है। जैसे ये देखो पीला पीला चेहरा जो है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, चांद कहेंगे। कुछ समय बाद, अभी नहीं कहेंगे। देखो मुख मानो चंद्रमा है, तो इस पंक्ति में मुख क्या हो गया आपका, उपमेय हो गया। ये पीला पीला चेहरा जो दिख रहा है ना यही चंद्रमा जैसा है। ठीक है, अब इसको कहेंगे, है नहीं है वो अलग बात है। फिर देखो क्या है, हमने कहा उपमान। उपमान क्या हो गया, जिस व्यक्ति या वस्तु से समता बताई जाए, क्या बताई जाए, बराबरी बताई जाए, वहां उपमान होता है। ठीक है, तो भैया पीले से चेहरे को हमने सफेद चांद कह दिया, यानी कि उपमेय को उपमान कह दिया। उसे ही हमने क्या कह दिया, आपका क्या कहा हमने, आपका क्या कह दिया, उपमान कह दिया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं साधारण धर्म की।
तो बेटा उपमेय और उपमान इन दोनों के बीच जिस चीज के कारण समता आती है, ठीक है, जिस गुण के कारण समता होती है, उसे ही हम साधारण धर्म कहते हैं। जैसे मुख मानु चंद्रमा है, इन दोनों के अंदर जो है ना सुंदरता, क्या सुंदरता जो है वो क्या है, आपका साधारण धर्म है। इसी के कारण जो है ना मुख को हम चंद्रमा के समान कह रहे हैं, ठीक है, केवल सुंदरता के कारण। तो सुंदरता यहाँ पर क्या हो जाएगी, साधारण धर्म। और वाचक शब्द की यदि चर्चा की जाए तो भैया वे शब्द जो समता या तुल्यता, किसमें समता या तुल्यता, उपमेय और उपमान दोनों के मध्य समता या तुल्यता को प्रकट करते हैं, उन्हें ही वाचक शब्द कहते हैं। जैसे मुख मानु चंद्रमा में जो है ना मानु जो है वो वाचक शब्द है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उत्प्रेक्ष अलंकार को समझा। आइए बात करते हैं अगले अलंकार की, जो है अतिशयोक्ति अलंकार। तो देखो बेटा, सबसे सरल अलंकार जो है ना वो अतिशयोक्ति अलंकार ही है, ठीक है, जहां किसी बात को भयंकर बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाए। जैसे हमने कहा उड़ता हुआ घोड़ा, इस इमेज में देख पा रहे हो, एक घोड़े की चर्चा की गई है जिसके पंख लगे गए हैं, ठीक है, पर ऐसा कोई घोड़ा वास्तविकता में नहीं होता है, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्या है, ये केवल और केवल बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, कल्पना या गप, ठीक है, गप। तो जब भी किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, ठीक है, ऐसी कोई बात कही जाए जिसके सत्य होने पर संदेह होने लगे, इतना बड़ा चढ़ाकर कोई बात कह दी जाए कि जिसके सत्य होने पर संदेह होने लगे, समझ जाइएगा कि वही जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, किसी प्रेमी ने प्रेमिका से कह दिया कि तेरी नजर झुके तो शाम ढले। अब ऐसा हो तो नहीं सकता, किसी भी व्यक्ति की नजर ढलने से या झुकने से ना शाम होती ना सवेरा होता है। सूरज का अपना क्रम है, सूरज अपने समय पर निकलता है, अपने समय पर जाता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर प्रेयसी को लुभाने के लिए, ठीक है, अपने बाबू को लुभाने के लिए जो प्रेमी है उसने झूठ कह दिया, और इस बात को क्या कहा जा सकता है, अलंकार की दुनिया में इसी बात को जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। फिर देखो दूसरी बात क्या है, तेरे काले बालों में रास्ता भूल जाएगा सूरज। यहाँ पर भी क्या किया है, कवि ने जो है ना बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा है कि ऐसा किसी का बाल नहीं होता है जिसमें सूरज रास्ता भूल जाए, पर कहने के लिए कवि ने ऐसा कह दिया कि भाई बाल जो है वो इतने घने इतने काले हैं कि भाई साहब सूरज भी जो है ना वो रास्ता भूल जाए अगर बालों में घुस जाए तो, ठीक है। तो भैया बालों वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक और क्लासिक उदाहरण जो है जो हल्दी घाटी से लिया जाता है, ठीक है, वो ये है कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का क्लासिक उदाहरण कहा जाता है, और ये परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है, ठीक है। जैसे आपको 2020 के अंदर ये सेम देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद शायद 19 को या फिर 2023 में भी बेटा ये पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि हमेशा जब भी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, जब भी किसी बात को यथार्थ से कई गुना अधिक प्रभावशाली बताया जाए, उसी बात पर या उसी लाइन में हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए भैया जी बात करते हैं अगले अलंकार की। हमारा अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या है तो आइए समझ लीजिए। जहां प्रकृति पर मानवीय वृत्ति का आरोप हो, किसका आरोप हो, मानवीय वृत्ति का, वहीं पर क्या होता है हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा क्या, कि भैया मानवीकरण अलंकार कहाँ होगा, जहां प्रकृति पर मानवीय वृत्ति का आरोप लग जाए। जैसे मैं क्या कह दूं कि मेघ आए बन ठन कर, भाई बादल जो है वो तैयार होके आया, कैसे, टाई वाई लगा के, ठीक है, ऐसे टाई वाई लगा के आया बादल। अब ज्यादा दूर मत जाओ, इसी इमेज को देखो, यहाँ पर बादल मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, मेघ जो है वो मुस्कुराता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ। अच्छा दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा, ठीक है, केवल उनको नहीं दिखेगा जो अंदर से दुखी हैं, उनको ऐसे लग रहा होगा कि मेघ रो रहा है, ठीक है। लेकिन जिनको मन अच्छा है, जो अच्छा अच्छा समझ रहे हैं, उनको दिख रहा होगा कि भैया बादल जो है वो मुस्कुरा रहा है, ठीक है, क्यूटनेस है बादल में। तो पर ये तो इमेज है, हकीकत में क्यूटनेस होती है, नहीं होती है। तो इसी तरीके से प्रकृति के उपादान जब हंसते रोते दिखाए जाएं, मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाए जाएं, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है बेटा जी, ठीक है।
फिर देखो एक और उदाहरण दिया गया है, मिट्टी रो दे तो पतझड़ आ जाए, हंस दे तो मधुरत छा जाए। तो मिट्टी को यहाँ पर रोना, क्या रोना और हंसना, हंसना दोनों बातें कही गई हैं। और इन दोनों बातों से क्या डिक्लेयर होगा कि भैया मिट्टी जो है वो मनुष्य की तरह व्यवहार कर रही है। तो हमेशा वही बात कि जब प्रकृति के उपादान पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत नदी नाले सारी चीजें जो हैं वो मनुष्यों की तरह व्यवहार करें, निर्जीव चीजें जैसे मनुष्यों की तरह व्यवहार करें। जैसे कभी, वैसे तो ये रेयर उदाहरण है, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज जो निर्जीव हो, जैसे कहते हैं कुर्सी हंस रही थी, तो समझ जाइएगा कि ये मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर समझे बात, इस बात को याद रखिएगा। फिर देखो एक और लास्ट उदाहरण है, केसर की कली के केश छूटे। तो यहाँ पर भी केसर की कली को मनुष्य के रूप में प्रतिपादित करते हुए कहा जा रहा है कि वो केसर की कली के जो बाल है वो छूट गए हैं। ठीक है भैया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर हमने अलंकार को समझा, और इस सेशन में हमने ये जाना कि कैसे जो है ना अलंकारों की पहचान की जा सकती है। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।